नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, आपके घड़ी में जैसे ही 10 बजे होंगे तो यहाँ पर मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर यूपीपीसीएस और जो है आप लोगों के लिए क्या RO री एग्जाम स्पेशल क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है जहां पर आपको यूपी की जो महत्वपूर्ण तैयारियां हैं वहां पर कराई जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपीपीसीएस और भैया RO में बहुत ही कम समय अब धीरे धीरे बचता जा रहा है, क्योंकि जैसे से दिन खत्म हो रहे हैं ना, दिनों में जो है क्या जो आपके पास समय है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए उन समय का हमें भरपूर उपयोग करना और बिल्कुल भी हमें कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो पता लगता है कोई पीछे से आके हमें धक्का देकर आगे बढ़ जाएगा और हमारा पूरा एक साल फिर हमारा खराब हो जाएगा, फिर हमें अगले साल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक साल नहीं बेकार करना है, जो समय मिला इसका पूरा उपयोग करना है। और इसी के साथ साथ क्या यहाँ पर जो प्रैक्टिस क्लास चलाई जा रही है इसको पूरा सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ इन क्लास से शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर बनाने हैं और इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रात में सोने से पहले हमें रिवीजन जरूर करना है। क्लास स्टार्ट होने से पहले ये चीजें मैं जरूर बता देता हूं, जिससे आपके दिमाग में चीजें घर कर ले कि हमें क्या करके शुरुआत करनी है। ठीक है, चलिए भैया अब क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज प्रश्नों के खजाने में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कर दिया करें, जिससे अन्य लोग भी मेरे इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य कह रहा है आंकड़ों यानी कि डाटा का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। यहां पर आपको दिया है, देखिए टेलीफोन लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, फैक्स है, मॉडेम, स्कैनर है, हब है। बताइए इन चारों में से किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इन चारों में से पूछ रहा है किसकी जरूरत पड़ेगी आपको। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा जवाब है। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर मॉडेम जवाब दिया है, जी भैया मॉडेम। मॉडेम की जरूरत क्यों होती है, देखिए मॉडेम क्या करता है ना, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है भैया, मॉड्यूलेटर और क्या डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है जो आपके कंप्यूटर सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आप मान लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग के सामने जवाब दीजिए। तो देखिए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो यहां पर सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब क्या होगा। तो जो सुमेलित नहीं है भैया, कुछ आ रहा है समझ में, ABCD आपके सामने कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी दिया है, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु नहीं, आपके गोवा में। कहां पर भैया, गोवा में आपका है। ठीक है, आपको पता है अंटार्कटिक का 2 स्टडी सेंटर जो है अंटार्कटिक में भारत चला रहा है, एक आपका मैत्री नाम है और एक आपका क्या भारती नाम है। ठीक है, अंटार्कटिक की मैं बात कर रहा हूं, उसे अंटार्कटिक उसे आर्कटिक से मत जो है मिक्स कर देना। ठीक है, दोनों अलग है। मैत्री और भारती जो है भारत सरकार द्वारा जो है ये 2 रिसर्च सेंटर जो है अंटार्कटिक के संबंध में चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। अभी ये इससे संबंधित प्रश्न मैंने पिछली क्लासेज में कराए हुए हैं, अगर आप उस प्रश्न को सही से देखे होंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा। आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर दोस्तों वही जो मैंने आपको बताया था वही इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रक्त के हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पर ये प्रश्न मैंने कराया था, याद आ रहा है, कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता था, बस पूछा कुछ अलग गया था। तो यहाँ पर भी जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको भैया मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में बहुत तेजी से घुलता है, और साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था, ये 300 गुना तेजी से जो है ऑक्सीजन की तुलना में घुलता है और ये क्या अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ये जो है आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन और प्रोटीन जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल निकाल देते हैं, अपमार्जन जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बेसिक जो है आपका, जो यहाँ पर बेसिक सा प्रश्न है पृष्ठ तनाव से लेकर के। तो बताइए, अपमार्जक आप पढ़े होंगे तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए।
और भैया क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से जरूर करिएगा। और हाँ, बार बार कहता हूँ, आप में से कई सारे छात्र, जो अभी भी मैं वही शिकायत है कि अभी भी 80% छात्र ऐसे, मतलब ऐसे लोग हैं जो क्लासेस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे सही जवाब क्या सी दिया है, क्या ए सही है परंतु आर गलत है जवाब दिया है, वो सही कर ले। देखिए भैया, पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव में कोई भी बदलाव ही नहीं होता, ठीक है, कोई बदलाव यहां पर नहीं होता है, ठीक है, समझिए इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पदार्थ दिया हुआ है, यहाँ पर उसका उपयोग दिया हुआ है। चलिए बताइए, ये पिछली क्लासेज में मैंने जो है, देखिए प्रैक्टिस क्लास करने का फायदा क्या होता है, यहाँ पर कई प्रश्न रिपीट होकर के आते हैं, ठीक है। और रिपीट होने से क्या होता है, एक तो ये पता लगता है कि वास्तव में क्या मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं माय डियर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे मैं आज के क्लास में देख रहा हूं, अभी तक 2 प्रश्न रिपीट हो चुके, एक पिछला वाला, एक अभी। तो क्यों मैं कह रहा हूं, शॉर्ट नोट्स जब तुम बनाओगे, उसे रिवीजन करोगे एक बार, तो माय डियर तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हें फायदा दिखेगा यहीं पर। क्योंकि कोई प्रश्न बनाने वाला किसी दूसरे ग्रह से प्रश्न लेकर नहीं आता है, वो इसी ग्रह से, इन्हीं किताबों से ही प्रश्न लेकर आता है, इन्हीं एक क्या सिलेबस से प्रश्न लेकर आता है। तो उसके लिए क्या है, एक प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ उसके जरूरी पॉइंट्स को आप लोग अपने मेमोराइज करिए, उसे समझने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और उसके लिए क्या जरूरी है, रिवीजन, ठीक है। समझिए इस चीज को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, फ्रेयॉन क्या है, प्रतीतक है। वहीं आपका बेनाड्रिल क्या था, नियोप्रोन क्या था, आपका संश्लेषित रबर था, ठीक है। ये आपको याद आ गया, ये चीजें मैंने आप लोगों को क्या थी, बताई हुई थी। वहीं पर आपका क्या आता है, जो आपका ये क्या नाम था, ये आपका कृत्रिम मधुरक था, और बेनाड्रिल आपका क्या है, ये। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से विशेष उपबंध प्रावधानित है। देखिए आप समझिएगा, जैसे कि आप लोगों को अभी तक ये पता था कि आप लोगों में से सभी लोग, अगर आप नॉर्मल सिटीजन से पूछेंगे अगर आप अपने देश में, तो वो बस आर्टिकल 370 ही जानते थे, आर्टिकल 370 जानते। उसके अलावा उन्हें ये नहीं पता कि हमारे यहाँ संविधान में अन्य राज्यों के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं। वो आर्टिकल 371 क्या, 371 से लेकर के 71 शायद 7 EFG एफ तक है शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो, ठीक है। मतलब 6 से 7 राज्यों के लिए कुछ अलग विशेष उपबंध भी दिए गए हैं, ठीक है। 370 को बस वो इसीलिए बहुत याद करते थे क्योंकि इसे पॉलिटिकली जो है भुनाया जाता था। और दूसरी बात क्या थी कि उसमें एक संविधान की बात की गई थी कि इन लोग के लिए अलग से होगा। वैसे बाकी उन लोग के संविधान में कुछ ऐसा था नहीं कि उन्हें बहुत ज्यादा हमारे भारत से अलग करता था, ठीक है। बस उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। खैर एक अलग चीज है, आप लोगों ने आर्टिकल 370 का भी पढ़ा होगा। तो ऐसे नहीं है कि केवल इन्हीं को, हमारे भारतीय संविधान में कई राज्यों की सुविधाएं दी गई है। अभी जैसे आप देखिए, ये चारों को मिली है भैया, चारों सही है। बस पूछ रहा है 71 खा किसके संबंध में, तो चलिए मैं इस प्रश्न के बारे में बताता हूं। 71 खा अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जितने लोगों ने यहाँ पे सही जवाब किया, नागालैंड दिया, वो सही कर लीजिए। देखिए आपका महाराष्ट्र और गुजरात आर्टिकल 371 की बात करता है, ठीक है। असम आपकी किसकी बात करता है, असम जो है आपका, असम असम नागालैंड 371 ए की बात करता है। एक मिनट माफ करिएगा, ये जो है 371 ए की बात करता है, ठीक है, ए। और असम जो है 371 बी की बात करता है, जो खा है, ठीक है। अब मणिपुर आपका 371 सी की बात करता है, ठीक है। तो ए बी सी और 371 ये सारे आपके सामने यहीं पर हैं। ओके, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना, मेरे ख्याल से आप कुछ बच नहीं रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान संशोधन से क्या होता है ना, पॉलिटी में संविधान संशोधन से डायरेक्ट बेस प्रश्न आते हैं कि ये संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इन चारों में से आपको जिसके बारे में पूछ रहा है उसका सही जवाब क्या है,
99वां संविधान संशोधन जो बेसिकली जुडिशियरी में जो आपके जजेज के, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज के अपॉइंटमेंट के लिए यहां पर जो है भारत सरकार लेकर के आई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार से सरकार जो है जुडिशरी पर क्या हावी होना चाहती है, वो उसको कंट्रोल में लेना चाहती है, वो उसको अगर नियुक्ति करेगी तो सरकार के हाथों में पूरी चीजें हो जाएंगी। इसी वजह से इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, क्योंकि हमारे देश के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि जुडिशरी का पावर जुडिशरी के पास होगा और कार्यपालक, लेकिन चेक एंड बैलेंस ये एक दूसरे को करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का, महाभियोग कह दीजिए, अभियोग कह दीजिए, प्रावधान नहीं है। जी भैया, यहां पर कह रहा है कि उसके खिलाफ में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं कि उनको हटाने के लिए हमें अभियोग चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने यहां पर देखिए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा यार, इतना तो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन कहीं मैंने यहाँ पर अभियोग चलाने या कुछ ऐसी बात सुनी ही नहीं। बिल्कुल बात सही भैया, वो राज्य के राज्यपाल का होता है। इसे आराम से भैया ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है, या फिर जो है जो केंद्र सरकार होती है इसे वापस बुला लेता है, कहीं अन्य शिफ्ट कर देता है। इसके लिए कोई इतना खिचखिच नहीं होता। केंद्र सरकार अगर अडिग है तो तुम कुछ भी करते रह जाओ। अगर क्या कहते हैं, राज्यपाल को हटाया जा सकता, तो आप देख लीजिए केरल में, तमिलनाडु में और कई ऐसे राज्य हैं जो अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट्स होती है, तो जो सेंटर में पार्टी होती है वो कितना परेशान करती है, लेकिन क्या करें, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है वो कुछ नहीं, वो बस ज्यादा क्या कर सकती है, सेंटर कह सकती है सेंटर हटा दे, नहीं हटा तो भैया झेलो। आप लोग तो न्यूज सुनते होगे ना कि इसका विवाद हुआ, इस पार्टी का राज्यपाल ने ऐसा कहा वैसा कहा। न्यूज फॉलो अगर करते हो तो उससे भी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। न्यूज को अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओ, न्यूज को आपको पीना नहीं है, क्योंकि आपको न्यूज से नहीं, न्यूज को समझने की जरूरत है कि क्या हमारे सामने चीजें आ रही हैं। प्राक्कलन समिति, जी भैया, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदस्य के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति बता रहे थे सर, कई सारी समितियां, लेकिन कुछ समितियां इंपॉर्टेंट है, दोनों सदस्यों के, राज्यसभा के, लोकसभा के। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए। जी भैया, यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन जो है समिति होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो अगर आप संविधान देखेंगे तो संविधान में समितियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की समितियां हैं। एक अस्थाई समिति होती है और एक क्या होती है, अस्थाई समिति होती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राक्कलन समिति के बारे में आप जान लीजिए कि एक अस्थाई समिति होती है। कैसी? अस्थाई समिति होती है। तो पूछ रहा है जिसके लिए कौन होता है, तो जितने क्या लोकसभा के सदस्यों से जवाब दिया वो सही कर ले। जी ये प्राक्कलन समिति में करीब जो है 20 के आसपास होते हैं, 20 या 15, एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं याद है। उसमें जो होते हैं वो जो है केवल लोकसभा के सदस्यों से होते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अगर सामान्यतः देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, केवल लोकसभा के सदस्यों को ही जगह दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, पूछ रहा है। हैम्बर्ग, बेलग्रेड, क्यू और आपका लाहौर। चलिए बताइए, एक सही है बाकी तीन गलत, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, सब मैं बताऊंगा कौन सा क्या है कैसा है। इसी बात पे ठोकिए लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो, अगर इतनी चीजें बता रहा हूँ, इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक प्रश्न में जितना चीजें हो सकता है, मैं केवल ये नहीं कि क्या सही है नहीं बताता हूँ, इसमें जो ए बी सी डी जो अन्य तीन बचते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों? क्यों आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि भैया प्रश्न तो यहां से भी बन सकता है ना, तुम्हारे सामने है तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए इसका सही जवाब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया एक मिनट रुकिए थोड़ा हाँ, हैम्बर्ग का एल्ब नदी, ठीक है। एल्ब नदी जो है इसका सही जवाब है। जो यहाँ पर सही सुमेलित है वो आपका कौन सा है, ए यहाँ पर सही सुमेलित है। वहीं आप अगर अलग अलग पॉइंट्स देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है ये कहाँ पर है, ये आपका जर्मनी में स्थित है, ठीक है। पहले देश का नाम सुन लीजिए, क्योंकि देश के नाम से भी पूछ सकते हैं किस देश में, ठीक है। बेलग्रेड सोन नदी, बेलग्रेड सोन नदी अगर आप देख रहे हैं तो बेलग्रेड सोन नदी नहीं है भैया, यहाँ पर डेन्यूब या फिर क्या है, बेलग्रेड में जो है डेन्यूब, एक मिनट रुकिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं।
बेलग्रेड में आपका डेन्यूब या फिर क्या है सावा, ठीक है, DANUBE एंड सावा रिवर जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये इसके लिए फेमस है। क्यू क्यू आपका यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है, यूक्रेन में, यूक्रेन आपको पता है कितना ज्यादा न्यूज में है। तो यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है माय डियर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग को, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग को पता लगाना चाहिए। यहाँ पर जो है डिनाइपर रिवर, DNIPER, ठीक है, डिनाइपर रिवर। और आपका लाहौर से लाहौर, तो अगर चलो लाहौर सोचो सोचो थोड़ा सा क्या होगा, तो जितने लोगों का लाहौर का क्या रावी जवाब दिया जी भैया, रावी रवि, लेकिन इसे रावी पढ़ते हैं, ठीक है, रवि नहीं पढ़ते हैं। ये लाहौर आपको पता है पाकिस्तान में, यूक्रेन में है, ये आपका जर्मनी में, ये भी शायद जर्मनी में, ठीक है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, बेलग्रेड आपका सर्बिया में, सर्बिया में, मैंने शायद गलती से जर्मनी बता दिया ना, सर्बिया में, बेलग्रेड आपका सर्बिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे, बताइए। न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मेक्सिको। जूलू आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ, हमारे जैसे अंडमान निकोबार में जैसे अच्छी खासी जनजाति पाई जाती है, वैसे एक बात तो सही है कि जो जनजाति है वो पहले मालिक है जो हमारे पृथ्वी के मतलब संसाधनों के, क्योंकि हम जनजाति ही थे, जनजातियों से हमारे अंदर धीरे धीरे क्या सभ्यता का विकास होता गया और हम एक अलग तरह से विकसित होते गए। लेकिन जनजाति ही वास्तव में इसके पहले अधिकार है, क्योंकि वही पृथ्वी पर देख माना जाता है पहले वही, या फिर बाद में धीरे धीरे वो विकास के साथ अन्य लोगों का उद्भव हुआ है, तो वो भी इंसान ही यार, मतलब पहला हक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी, दक्षिण अफ्रीका। जी भैया, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये जो है पाए जाते हैं। दरअसल जो अफ्रीका के सदर्न अफ्रीका चले जाए, दक्षिण अफ्रीका में चले जाएंगे, वहां पर जो है आप इनका निवास देखते हैं, ठीक है। ये जो है एनगुनी एथनिक, जी भैया एनगुनी, NGUNI, इनका संबंध जो है एनगुनी एथनिक ग्रुप से होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। जूली का क्या एनगुनिस होता है, और ये जो सदर्न आपको अफ्रीका है यानी कि दक्षिण अफ्रीका है, वहां पर जो है ये अच्छे खासे पाए जाते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जी भैया आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप मैप देख रहे हो, मैप में आपको अफ्रीका देखो, अफ्रीका का बगल वहां पर अफ्रीकन के बाद वहां पर क्या है, अरब पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला में ध्यान से देखो, जहां पर अरब पेनिनसुला और दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल रहा है, वहां पर देखिए एक ऐसे आकर के ऐसे आकृति करके ऐसे है, ठीक है, और यहीं पर जैसे अरब का ऐसे करके बना हुआ है, तो ये जो वहां पर मिलते ये जो हिस्सा निकला हुआ है यही आपका हॉर्न और अफ्रीका कहलाता है। इसमें भैया 3 देश हैं, आप ऑप्शन से देख सकते हैं, 3 देश मिलकर बनाते हैं। एक आपका क्या है, एरिट्रिया होता है, ठीक है, एथियोपिया होता है, जिबूती होता है, एथियोपिया होता है, और भैया आपका क्या सोमालिया होता है। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया है वो सही कर ले, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर सी जवाब दिया है वो सही कर ले। अच्छा, इसी के पास एक बार प्रश्न आया था कि हैनिस आइलैंड किसका पार्ट है, HANISH, जी भैया हैनिस आइलैंड, बताइए। आपको पता है इन दोनों के बीच में बाब अल मंडेब जो है एक यहीं पर है, यहाँ पर आपका अरबियन सी है, यहाँ पर आपका रेड सी है, ठीक है, और यहीं पर एक स्ट्रेट भी है, उस स्ट्रेट का नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है, नहीं याद आ रहा सोचिएगा। देखिए यहीं पर एक जो है आइलैंड है, उसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है, तो ये हैनिस आइलैंड है, ये आपके यमन का पार्ट है, ठीक है, यमन का, यमन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अरब पेनिनसुलर में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। डाउन्स, स्टेपीज, सेल्वास, टैगा, बताइए सब क्या है। चलिए जवाब दीजिए यहां पर, इसका सही जवाब क्या होगा, डाउन्स, स्टेपीज, सेल्वास, टैगा, टैगा, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये सब तो आप लोग अक्सर देखते हैं। डाउन्स आपका कहाँ पर होता है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। स्टेपीज के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो है सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप में, जी भैया सेंट्रल एशिया या फिर ईस्टर्न यूरोप में। उसके बाद क्या है, सेल्वास आप देखेंगे तो जो अमेजॉन बेसिन एरिया है वहां पर होता है। टैगा जो आपके जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा जगह होता है वो, देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद, जो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है,
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट है, नहीं नहीं होगा, जो सुमेलित है तो इसका सही जवाब ये होगा, क्योंकि देखो माय डियर ये सारे जो है घास मैदान है, ये जो चारों आप देख रहे स्टेपेज ये, लेकिन यहाँ पर वन लिखा हुआ, ठीक है, वन लिखा हुआ, ये वन नहीं होते, ये जो है घास मैदान होते हैं। वन अलग चीज होती है, घास मैदान अलग चीज होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सही मिलान नहीं है, ये जो है कौन सही सुमेलित है, तो ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जनसंख्या के पिरामिड में, जी भैया आपको पता है पिरामिड का इसी प्रकार से अध्ययन किया तो 3 ग्रुप में बटा हुआ है, इसलिए पूछ रहा आप लोगों से। ओहो, कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? आश्रित आबादी मतलब क्या, जो दूसरों पर निर्भर होता है, तो दूसरों पर निर्भर में कौन सा ग्रुप यहां पर जाना जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मिश्रित होना चाहिए था, एक मिनट, थोड़ा सा मिश्रित होना चाहिए था, आश्रित शायद नहीं होना चाहिए, प्रश्न के हिसाब से जितना मैं देख रहा हूं, नहीं आश्रित ही, चलिए आश्रित ही है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दिख गया, बताओ 1560 वालों को, भैया 1560 वाले कब से आश्रित होने लगेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, चलो वेरी गुड। अब बताओ कौन सा भैया आश्रित आपको लग रहा है यहाँ पर हो सकता है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 0 से 14 वर्ष आयु समूह वालों को आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, जो क्या होता है, जो पूर्णतः जो है दूसरों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि इन्हें तो कुछ नहीं आता है ना, 60 वर्ष से ऊपर में ये पूर्णतः नहीं होते ना, ये धीरे धीरे खुद को डेवलप उतना कर चुके कि थोड़ा मोड़ा तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः आश्रित होता है इस उम्र के बीच वाले लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम, यानी कि फिर वही कह रहा है कि 0 से 14 वर्ष की आयु ग्रुप वालों के आबादी कितने प्रतिशत थी आपके पूरे जनगणना का, जी भैया पूरी जनगणना का 0 से 14 के बीच में कितना प्रतिशत था। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को जवाब देना है, चलिए मैं कुछ डाटा भी आप लोग को बता देता हूं कि देखिए अगर आपसे पूछे 0 से 6 के बीच में कितना था, तो 0 से 6 के बीच वालों का जनसंख्या कितनी थी, 12, एक मिनट 12 था कि 13 था, नहीं नहीं 13 था यार, ठीक है, 13.1% था पूरी जनसंख्या का। और ठीक है, अब भारत की पूरी जनसंख्या कितनी थी, 1210 मिलियन थी, कितनी, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1210 मिलियन थी, और 14 वर्ष के बारे में जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, इसका सही जवाब क्या था, 31%, जी भैया 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग वालों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 31% था। तो यानी कि उस हिसाब से देखिए तो 2011 में जब जनगणना आई थी, तो यानी कि 2009-10 में गिना गया होगा तब 31% रहे होंगे, तो अभी 12 साल बढ़े हैं, तो अभी हम ही लोग की एज ग्रुप की बात तो हो रही उसमें मेरे एज ग्रुप की बात है। चलिए, निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। जी भैया, उन्होंने ये कहा था कि जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है इसका कोई बहुत विशेष फायदा नहीं है, इन्होंने कहा था इसे नहीं चलाया जाना चाहिए, उल्टा इन्होंने कहा था कि जो हमारी सभ्यता है वो अगर उनकी सभ्यता से कुछ सीखे और दोनों को अगर समन्वय स्थापित करें तो हो सकता है भारत और आगे की तरफ अग्रसित हो तेजी से। उन्होंने इस चीज के पक्षधर थे, और उनका नाम कुछ और नहीं बल्कि क्या नाम था भैया, रविंद्रनाथ टैगोर जी, RN टैगोर जी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के समय में देखिए ऐसे लोग आज भी हमारे देश में पूजे जाते हैं, यही इंडिया की खासियत है। आपकी बात अगर जो है गलत है, ठीक है, आप इंसान अच्छे हैं तो आपको इंसान अच्छे हैं माना जाएगा। हमारे यहाँ क्या आज की डेट में क्या है कि तुम अगर मेरी सोच से मेल नहीं खा रहे हो तो तुम सीधे तुम्हें डॉट 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 का टैग मिल जा रहा है, नहीं, आप अगले की बात सुनिए। हर आदमी पूरी तरह से 100% 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता ना, बातें सुनिए, उसकी बातों को आप अपने हिसाब से बैठा के उसे बताइए। आदमी देखिए ढीठ हो जाता है, उम्र के साथ एक ढीठनेस भी आती है, ठीक है, जो जिद्दी कहता हूँ, लेकिन ठीक है, वो अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे, चाहे आपका छोटा बच्चा हो, चाहे मझला बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा, चाहे बूढ़ा हो, सब समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताने का समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, मतलब एक उन्हें तार्किकता से समझाइए, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाइए, वही तरीका ही होता है। तो इतने देर में आप लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब भी ढूंढ लिया होगा।
और इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आप बताइएगा। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था भैया, वो कब हुआ था? वो 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। कब? 7 से लेकर के 1 दिसंबर, यहाँ 7 सितंबर से चालू हुआ था, 1 दिसंबर तक चला था। कब? 1931। वहीं आपका कराची अधिवेशन कब हुआ था माय डियर? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, जो 26 से 31 मार्च तक चला था। कितना? 26 से 31 मार्च 1931 में चला था। ठीक है, 1931 में। फिर भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? जी भाई, भगत सिंह को फांसी आपको 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आपको पता है, अभी कल के क्लास मैंने कराया था, आप लोगों को बताया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भैया? तो 5 मार्च 1931। कितना? 5 मार्च 1931। ठीक है, इस हिसाब सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। जितने उन्होंने क्या 4 3 2 1 सही जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्या फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे? जी भैया, प्रसिद्ध पुस्तक पूछ रहा है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन के लेखक कौन थे? चलिए भैया बताइए। ये देखा जाए तो इनका संबंध जो है बंगाल से था। बहुत अच्छे फिलोसफर थे ये। इन्होंने जो है बहुत हद तक आपके आंदोलनों में भी भाग लिया था। पहले कुछ हद तक ये सहमत नहीं थे, बाद में इन्होंने आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनका नाम कुछ और नहीं बल्कि क्या था? उनका नाम क्या था? जी भैया, जितने लोगों ने उनका नाम का क्या जवाब दिया है? श्री अरबिंदो। जी भैया, श्री अरबिंदो नाम जवाब दिया। जी भैया, श्री अरबिंदो घोष इनका पूरा नाम था, वो सही जवाब है। दरअसल ये जो है ये 4 निबंधों का संकलन है, जो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की पुस्तक में इनका देखते हैं, जिसमें इन्होंने इंडियन के कल्चर के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कभी समय मिले ये सब पढ़ो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, यही सब पढ़ के इतना थक जाते हो कि आगे धीरे धीरे चल के फिर किताब से पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्यों? लेकिन यार पता है, कुछ नॉवेल्स ये सब पढ़नी चाहिए। ये सब खुद को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है, खुद को इम्प्रूव करने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जी भैया, जितने लोगों ने भूदान आंदोलन के प्रारंभ में जो स्थानों का संबंध पूछ रहा है, उसका सही जवाब क्या है? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली में हुआ क्या था, देखिए आप समझिएगा। पोचमपल्ली में एक वहां के प्रधान थे, ठीक है, राव सिंह बहादुर नाम था उनका। क्या नाम था भैया? जमींदार थे जो राव बहादुर गोपाल राव नाम था। ठीक है, राव बहादुर गोपाल राव नाम था। वहां पर क्या हुआ, वो जमींदार थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो लैंडलेस थे, लैंडलेस लोगों को उन्होंने जो है 1000 एकड़ की भूमि जो है दान दे दी। जी भैया, ऐसे कई लोग थे। ये जमींदार थे तो पहले ही जमींदारों के पास तो पूरा एक गांव का लगभग होता था। तो उन्होंने क्या किया, 1000 एकड़ जो है प्रत्येक जो लैंडलेस थे उनको दान दे दिया। और वहीं पर जो है उस समय विनोबा भावे जी उपस्थित थे। विनोबा भावे जी ने जब ये देखा कि जिस प्रकार से ये भूमि दान दे रहे हैं, तो इससे तो जो लैंडलेस है उनके पास भूमि हो जाएगी, उनके पास करने के लिए कुछ हो जाएगा, वो अपने आप में सशक्त हो जाएंगे। उसी की सोच के साथ तब विनोबा भावे जी ने, क्या नाम है, भूदान आंदोलन, क्या ग्राम दान आंदोलन जैसे ये योजना चालू की थी, जिसमें बढ़ चढ़ कर उन्हें, और उसकी शुरुआत भी तेलंगाना से हुई थी। ये भी तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। और इसीलिए इस गांव का नाम अगर आप सर्च करोगे तो भूदान पोचमपल्ली नाम से आपको मिलेगा। कौन सा? भूदान पोचमपल्ली के नाम से आप सर्च करोगे तो इस गांव का नाम ये रख उठा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि? चलिए बताइए। इस आप आराम से देखिए, होम रूल लीग आपको पता है 2 लोगों ने चलाया था, एक एनी बेसेंट ने चलाया था, एक आपके जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था। तो आपको पता है दोनों का क्षेत्र अलग था, लेकिन होम रूल जो एनी बेसेंट जी ने चलाया था वो काफी व्यापक चलाया था, जबकि जो क्या नाम है, तिलक जी ने चलाया था वो कुछ कंसंट्रेटेड एरियाज में ही चलाया था, उनका उतना व्यापक नहीं था। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? एनी बेसेंट को एनी वुड नाम से जाना जाता है, मैंने आपको पिछली क्लासेज में आपको बताया हुआ है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, इसने देश के स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। इसने क्या किया था, देश के सामने एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि होम रूल, भारत में होम रूल आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो उसका सही जवाब क्या है? काका जोसेफ बैटिस्टा। क्या नाम है? काका
जोसेफ बौतिस्टा। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नाम आपको पता है। जैसे भारत में होम रूल लीग का जनक माना जाता है। ठीक है, होम रूल लीग की बात कर रहा हूँ, आंदोलन अलग चीज है, मैं होम रूल लीग की बात कर रहा हूँ, ये एक अलग चीज है। ठीक है, समझ गए, होम रूल लीग आंदोलन आगे चल करके यही बना था। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यूपी स्पेशल, कोई ये जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब क्या? गोरखपुर दिया जी भैया। गोरखपुर में खेल कूद का सामान, बल्कि टेरा कोटा जो आपको पिछली क्लासेज मैंने आपको कराया हुआ, टेरा कोटा से संबंधित सामान आपको गोरखपुर में देखने को मिलते हैं। बाकी नोएडा सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में, 90 में, 97 में, 95 में? बताइए। वैसे देखा जाए तो आप लोग कहोगे सर 2004 में हुई थी, बिल्कुल बात सही। सितंबर 2004 में जो है इसकी शुरुआत हुई। दरअसल 2001 में जो है जजमेंट जब आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो एक अलग चीज है। यहाँ यूपी के बारे में पूछा तो यूपी में भैया 1995 में शुरू हुआ था। कब? 1995 में शुरू हुआ था। दरअसल क्या था ना कि उस समय जो है एक 15 अगस्त 1995 को ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन 2004 1995 की योजनाओं में थोड़ा सा अंतर था, समझ रहे हो। तो पहले इसका नाम मिड डे मील नहीं था, आप समझिए। बाद में जो है यही जो 1995 में चला था, इसी में सुधार के साथ मिड डे मील योजना जो है की गई थी। और यहाँ पर जो है जो एक यूपी में एक तिथि एक मिनट तिथि भोजन करके भी एक योजना है, जिसे मिड डे मील के तरह चलाई जाती है, तिथि भोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? कम्युनिटी लंच होता है। बेसिकली इसमें प्रयास किया जाता है कि सभी लोग एक जगह बैठ कर खाए, जिससे जो एक होता नहीं है भेदभाव की स्थिति है मानसिक, वो दूर हो, ऐसा भी करने का प्रयास किया गया है। तो ये जो है तिथि भोजन की भी योजना इसी मिड डे मील का पार्ट है, जो आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको दे रहा है, सूची दे रहा है, ये आपको दे रहा है। देखिए ये चारों स्थान तो आपको कहाँ, ये चारों स्थान आपके यूपी का ही पार्ट है। तो पूछ रहा है, बताइए। कुशीनगर, सारनाथ आपके वाराणसी के पास है, श्रावस्ती चलिए इधर है, आपके बहराइच के पास है। चलिए बताइए चारों में से सही मिलान क्या होगा। वैसे आपको पता है जो आपका धमेक स्तूप देख रहे हैं, ये आप इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, आपको पता है ना। अलेक्जेंडर ने टोटल 3 स्तूपों की खोज की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आपको पता है कि भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल साइट्स के वो थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, या जो भी कैदी डायरेक्टर थे। उन्होंने एक आपका धमेक, एक आपका क्या था धर्मराजिका, और एक आपका क्या चौखंडी, धर्मराजिका चौखंडी की भी खोज जो है अलेक्जेंडर ने ही की थी। तो चलिए इसे मिलान करते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने कौशाम्बी का क्या घोषित राम मठ जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कुशीनगर आपका क्या था भैया, रामा भार था, ओके। फिर उसके बाद क्या था आपका, तो इसके बाद क्या था आपका ये धमे के स्तूप और श्रावस्ती का सहेत में है, ठीक है। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ये जवाब दिया है वो सही, क्लियर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपको पता है ना, सहेत महत जो आप देख रहे हो ना, सहेत महत, ये दोनों अलग अलग स्थान है, ठीक है, बस एक उसी जगह पर स्थित है। और जो आपका क्या नाम है ये जो आपका ये राम भार स्तूप है, राम भार स्तूप, ये आपका क्या है, ये जो बुद्ध जी के जो क्रीमेशन साइट है, जो उनकी अस्थियों के कुछ वहां पर जो उनको जलाने के बाद था, उस पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब क्रीमेशन साइट है, जो उनकी बोन्स की कुछ अस्थियां थी उन पर बनाया हुआ था, ठीक है। स्तूप, स्तूप बेसिकली वो स्थान है जहां पर लोग पूजा पाठ करते थे, बहुत जैसे हम लोग यहाँ मंदिर से उन लोग के पूजनीय स्थान था। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, बताइए। चलिए इन चारों को आप लोग देखिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, इसका अगर सही जवाब पूछेंगे तो इसका सही जवाब क्या है, इनमें से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका सही जवाब एक लाइन में है क्या, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। जी भैया बहुत छोटा है, मतलब छोटा क्या मैं बताऊं,
मात्र 5.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 5.4 स्क्वायर किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। बाकी जो है अन्य काफी बड़े हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अन्य काफी बड़े हैं। जैसे मैं रानीपुर की बात करूं, रानीपुर को आप करीब करीब मान के चलिए जो आपके बादा में है, ये 230 स्क्वायर किलोमीटर, कितने हैं? 230 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर में होगा। चंदौली वाला भी आपका जो है अब बहुत बड़ा नहीं, मीडियम में है, कितना? 78 स्क्वायर किलोमीटर में है। वहीं आपका कतरनिया घाट जो है ये बहुत बड़ा है, ये आपका 400.6 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित है, ठीक है। तो ये सब काफी बड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन परियोजना का शुभारंभ हुआ था, चलिए अभी कल की सुबह 10 बजे वाली क्लास में मैंने आप लोग को ये प्रश्न कराया था, बताया इसका सही जवाब क्या होगा। कल ही मैंने प्रश्न कराया हुआ था और डिटेल में बताया था, इसका सही जवाब क्या याद आया? क्या है? सी, 2001 में राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित, चलिए पुस्तक है, बताइए कौन सा पुस्तक किससे सुमेलित है, जवाब दीजिए। कुछ प्रश्न और फिर क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए जो यहाँ पर सुमेलित है उसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 से 16 है आप लोगों का। जी भैया, यहाँ पर डीपी मिश्रा जो यहाँ पर क्या लिविंग एंड ईरा लिखा है वो सही सुमेलित है, बाकी देखिए गलत। अब बताइए, अब देखिए कौन सा गलत है कौन सा सही है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया डिवाइडेड, ये आपको किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। उसके बाद भारत की खोज किसने लिखी थी? आपकी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। अब देखिए फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था आपके कॉलिंस एंड डोमिनिक जी ने, ठीक है, कॉलिंस एंड डोमिनिक जी ने इसे जो है लिखा था। ओके, बाकी अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी का पूछेंगे तो इन्होंने 3-4 किताबें मेरे नजर में जो है, एक तो इन्होंने लिखा था आजाद हिंद लिखा था, ठीक है, आजाद हिंद लिखा था। दूसरा इन्होंने लिखा था इंडियन यूथ एट स्ट्रगल, ठीक है। एक उन्होंने क्या लिखा था? इंडियन स्ट्रगल लिखा था, हाँ भैया इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और एक इन्होंने फिर उसके बाद एक और लिखा था, इंडियन स्ट्रगल के बाद एक था यूथ को लेकर के इन्होंने लिखा था द ड्रीम्स ऑफ अ यूथ, क्या लिखा था? ड्रीम्स ऑफ अ यूथ, ठीक है। बाकी और भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। और अगर प्रश्न आएगा तो देखेंगे, तो ये 3 किताबें जो है इनसे संबंधित है, बाकी फ्रीडम एट मिडनाइट कॉलिंस एंड डोमिनिक ने, बाकी आपको मैंने सारा बता दिया। अगला प्रश्न है वित्तीय सम्मिलन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर हमें मोटिवेट करना हो तो क्या चीजें करनी चाहिए, वो पूछ रहा है, बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर हमें बढ़ाना हो तो क्या करोगे, बताइए। इन चारों को पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चीजें समझ में आ रही है, पढ़ रहे हो पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहे हो, क्या समझ में आया? जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी दिया है, वो सही कर जी, सारी चीजें सही हैं। हम उन्हें विशिष्ट साख पत्र जारी कर देंगे, बिल्कुल बात सही है। उनके लिए बैंकिंग सेवाओं कर दे, जी भैया, जैसे आपको पता नहीं जनधन खाता खोला गया था जीरो अकाउंट पे या कम पे, तो वही देखो वो भी एक तरीका था, तो बिल्कुल बात सही है। कम वित्तीय सेवाएं पर, जी भैया अगर आपको जैसे क्या है, अगर जैसे आप प्राइवेट बैंक्स में जाते हो तो वहां पर क्या है, तो वो लोग प्रिफर करते हैं, क्या नाम है कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको प्रिफर करते हैं। वहीं आपको जो है सरकारी बैंकों में क्या है, सरकारी बैंकों में है कि अगर आपके पास कम आया है तब भी आपका खाता खुल जाता है। तो सरकार ने बहुत पहले किया था, बेसिकली उनका लक्ष्य था कि सबके पास खाता पहुंचे, तो खाता पहुंचेगा तो बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, जुड़ेंगे। उसके लिए क्या था, कुछ एक प्रलोभन दिया जाए, तो ये सारे प्रलोभन जो है यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका आपको जवाब देना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो भैया ये सब देखते ही याद आ गया होगा यार, क्योंकि आपकी नजर तुरंत गई होगी कि आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, नहीं हुई थी भैया, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बाकी तीनों सही था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, यानी कि आपको पता है ना, हर स्टेट की, हर देश की अपनी, स्टेट की नहीं मतलब स्टेट का मतलब देश यहाँ पर कहना चाह रहा था, हर देश की अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। बाकी स्टेट भी अपने यहाँ पर वित्त मंत्रालय का गठन करते हैं, वो भी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती, वो बेसिकली अपने स्टेट को कैसा पूरा चीजों को मैनेज करने का तरीका होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफरेंट थिंग देन
क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्क, ओके, क्योंकि इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी में आपके आरबीआई गवर्नर मिल करके काम करते हैं। उसमें सारे बैंकों का पूरा एक हस्ता क्या कहते हैं चीज़ें ली जाती हैं, महंगाई हर चीज़ों का एक मापदंड होता है, जो राज्यों के पास उतना आपके पास संसाधन ही नहीं होता कि उसे वो मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जब महंगाई बढ़ती है तो लोग जो है केंद्र सरकार को दोष देते हैं, उसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि उसके पास संसाधन, उसके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है ना, राज्यों के पास वैसा कंट्रोल और संसाधन नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, विदेश तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, विदेशी विनिमय दर स्थिरता, ये भैया नहीं है, बाकी भैया मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व और आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण जो है करना इनके अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है आज का आखिरी प्रश्न। बताइए निम्न समूहों में से कौन सा FMCG, जी भैया फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, जाने देना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इन्हें इसलिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। देखो पहली बात तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में बहुत मुनाफा नहीं होता, ठीक है, और दूसरा क्या होता है ना, ये जल्दी से खराब होने वाले होते हैं, इसलिए इनका उपभोग जल्दी होता है, और क्या होता है ना, इन्हें डेली उपभोग आप करते भी हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में एफएमसीजी कहा जाता है। तो कह रहा है कौन सा उसमें नहीं आता है, तो भैया उसमें नहीं आता, उसका सही जवाब क्या है, ए, क्योंकि देखो ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये सारे जो है आपके उसमें आते, ये आपका नहीं आता, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी? जो यहाँ पर प्रश्न कराया है उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, मैंने आपको बताने का भी हर प्रश्न में जितना ज्यादा बता सकता था बताने का प्रयास किया, एक एक प्रश्न में जो जो छोटी छोटी जानकारी हो सकती है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भैया आपके लिए जरूरी, आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार बार कह रहा हूँ, एक गलती मत करो, पहली बात तो लापरवाही अभी बिल्कुल मत करो, सोचो कि 3 महीना है चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, समय बीतते पता नहीं, तो एक बार लापरवाही करना चालू करोगे दोबारा फिर वो तुम पर हावी हो जाएगा, तुम्हारी सारी साल भर की मेहनत धरी की धरी है। दूसरी क्या है, रिवीजन पर ध्यान दो। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहली बात तो कितने लोग शॉर्ट नोट्स ही नहीं बना रहे होंगे, ठीक है, अब कुछ लोग जो बना रहे वो क्या कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लिखना जो है, पढ़ना जो है, गुड थिंग, इट्स गुड फॉर योर कॉन्टिन्यूटी, मतलब तुम्हारी लगातार पढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने अभी तक उसमें इसको रिवीजन को शामिल नहीं किया है, यकीन मानिए आपके सामने जब पेपर खुलेगा ना, आप कहोगे हाँ ये पढ़े थे, जब आपके सामने 4 उत्तर में से ABCD में से जवाब लगाना होगा ना, तब आप ऐसे करोगे यार ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, क्या हो सकता है। तो ये नहीं करना, देखते ही सॉलिड 30 सेकंड 40 सेकंड में जवाब दे दो, ऐसी पढ़ाई करो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है अच्छी तरीके से रिवीजन करना, ठीक है, और प्रैक्टिस क्लास को अच्छे से अच्छा जितना हो सके उतना करते जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, क्योंकि ऐसी क्लासेस दोबारा देखनी है और अन्य क्लासेस शाम को 6 बजे चालू हो रही, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो। ओके बाय।